Hello students, our today's first topic is the Second World War and the National Movement. अभी तक हमने स्टूडेंट्स लास्ट टॉपिक में ये पढ़ा था कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, फर्स्ट राउंड, सेकेंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकेंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसमें क्या हुआ था और उसमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कैसे ख़त्म हुआ था. नाउ अवर टॉपिक इज़ सेकेंड वर्ल्ड वॉर. सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टूडेंट्स जो था वो 1939 में, जिसे दूसरा विश्व युद्ध कहते हैं, वो 1939 में स्टार्ट हुआ. और यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, इंडिया को भी इन्वॉल्व कर लिया था, इंडिया को भी इस वॉर में जोड़ लिया था. और कांग्रेस के जो मिनिस्टर्स थे उनसे सलाह मशवरा किए बगैर इस फैसले को ले लिया गया. कांग्रेस वॉज अगेंस्ट दी फैसिज्म ऑफ इटली एंड नाजिज्म ऑफ जर्मनी. देखिए, कांग्रेस जो थी हमेशा ही, जो जर्मनी में नाजिज्म चल रहा था जिसमें कि बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा था, उसे नाजिज्म सिस्टम कहते थे, और इटली में भी कुछ ऐसा ही जो चल रहा था, इसके अगेंस्ट में खड़ा हुआ था एंड वॉज विलिंग टू सपोर्ट द ब्रिटिश. तो इसलिए कांग्रेस ने ये डिसाइड किया कि वो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करेगी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, बट ओनली इफ़ द ब्रिटिश एग्रीड टू ग्रांट इंडिया इंडिपेंडेंस आफ्टर द वॉर. लेकिन कांग्रेस की एक शर्त थी कि हम ब्रिटिशर्स का सपोर्ट अगर कर रहे हैं तो ब्रिटिशर्स जो है इंडिया को आज़ादी दे देंगे, इंडिपेंडेंस दे देंगे जैसे ही ये युद्ध ख़त्म होगा. द ब्रिटिश रिफ्यूज दिस डिमांड and after 2 years of Congress rule in the provinces, the Congress minister resigned in protest in October 1939. लेकिन ब्रिटिशर्स ने रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया कि वो कोई भी इस तरह की डिमांड को, मांग को पूरा नहीं करेंगे. और 2 साल के बाद जब कांग्रेस अपने जिन जिन प्रोविंसेस से, जिन एरियाज़ से जीती थी, तो उन एरियाज़ से जहाँ पर भी उनके मतलब कि उनका रूल था, जहाँ पे भी उन्होंने इलेक्शन से जीते थे वो, तो कांग्रेस के मिनिस्टर्स ने क्या कर दिया था, रिज़ाइन कर दिया था अपना प्रोटेस्ट, अपना विरोध दिखाने के लिए, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने मना कर दिया था कि वो इस तरह की कोई भी डिमांड पूरी नहीं करेंगे, इंडिया को आज़ादी नहीं देंगे. द अलायंस. द अलायंस वांटेड टू सिक्योर द सपोर्ट ऑफ द इंडियन एज द वॉर्स वर्सेंड. अलायंस कौन था स्टूडेंट्स? एक आपका अलायंस वो ग्रुप था, मतलब उन देशों का ग्रुप था, एक ये वो कंट्रीज़ का ग्रुप था जो कि जर्मनी, इटली और जापान के विरुद्ध में लड़ रही थी. अलायंस में आपकी यूएसए थी, रशिया थी और साथ ही साथ फ्रांस था. तो ये जो थी अलायंस पावर कहलाई. ये वो कंट्रीज़ थी जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी और इटली और जापान के अगेंस्ट में, क्योंकि एक आपकी सेंट्रल पावर्स थी, एक आपकी अलायंस पावर थी, दूसरी एक्सेस पावर कहलाई जाती थी. तो अलायंस पावर जो कि जिसमें कि यूएसए था, आपका रशिया थी, तो ये चाहते थे कि इंडियंस जो हैं, भारतीय जो हैं, वो इनको सपोर्ट करें, क्योंकि दूसरा विश्व युद्ध था, उसमें वॉर की वजह से, युद्ध की वजह से बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो गई थी, बर्बाद हो रही थी, वर्स्ट होती जा रही थी. तो इंडियंस का सपोर्ट पाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्रिस्प मिशन को भारत में भेजा. किस साल? 1942 में. और इसके जो हेड थे वो थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स. यहाँ पर इस मिशन में ये बात कही गई कि इंडिया को डोमेनियन स्टेटस दे दिया जाएगा. इट एग्रीड टू प्रोवाइड द डोमेनियन स्टेटस टू इंडिया पोस्ट वॉर. मतलब उन्होंने ये कहा कि हम इंडिया को डोमिनेंट स्टेटस का जो अधिकार है वो हम इंडिया को देते हैं. एंड द प्रोविजन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी. साथ ही साथ इंडिया अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी बना सकती है, संविधान भी बना सकती है, हम ये भी छूट देते हैं. हाउएवर, लेकिन द रिकमेंडेशन पुट फॉरवर्ड बाय द क्रिस्प मिशन वर रिजेक्टेड बाय बोथ द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग. लेकिन क्रिस्प मिशन ने ये जो अपने जो रिकमेंडेशन, अपनी जो सलाह दी थी, इसको कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग, ठीक है, इन दोनों ने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया. कि क्रिस्प मिशन में जो भी कहा गया कि हम इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दे रहे हैं, इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन भी बना सकती है, तो वो क्रिस्प मिशन को मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया. गांधी जी ने क्रिस्प मिशन को इसीलिए पोस्ट डेटेड चेक कहा था. ऑन ए क्रैशिंग बैंक, मतलब जब कोई बैंक आपका पूरा क्रैश हो जाता है, मतलब पूरा बर्बाद होने लगता है, तो उसकी जो जैसे कि इंडिया की जो पोस्ट डेटेड चेक, इसीलिए इन्होंने कहा था क्योंकि इंडिया को क्रिस्प मिशन अब डोमिनियन स्टेटस तो दे रहा था, लेकिन साथ ही साथ कांग्रेस और मुस्लिम लीडर्स ने उसको रिजेक्ट कर दिया था, इसीलिए गांधी जी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक के नाम से बुलाया था. नेक्स्ट टॉपिक, मुस्लिम लीग एंड द डिमांड फॉर पाकिस्तान. मुस्लिम लीग जो था स्टूडेंट्स, वो मोहम्मद अली जिन्ना की लीडरशिप में लीडर में चल रहा था. मतलब इसके जो लीडर थे, हेड थे, वो मोहम्मद अली जिन्ना थे. और लाहौर सेशन मतलब लाहौर जो जगह है वहाँ पर पार्टी ने एक डिमांड रखी. किस पार्टी ने? मुस्लिम लीग पार्टी ने डिमांड रखी.
डिमांड क्या थी कि वो भारत का विभाजन चाहते थे, डिवीजन चाहते थे कि इंडिया को अब 2 पार्ट में बांट दिया जाए, 2 स्टेट्स में बांट दिया जाए। और इस थ्योरी को क्या कहा गया? टू नेशन थ्योरी। तो मुस्लिम लीग के लीडर कौन थे? इनकी प्रेसिडेंटशिप में, मोहम्मद अली जिन्ना की प्रेसिडेंटशिप में लाहौर में पार्टी ने 1940 में ये डिसाइड किया कि इंडिया का डिवीजन होना चाहिए, इंडिया के 2 हिस्से होने चाहिए। और इस थ्योरी को क्या कहा गया? टू नेशन थ्योरी। इसी थ्योरी को टू नेशन थ्योरी के नाम से बुलाया गया। अब ये जो मुस्लिम लीग थी, इनकी ये डिमांड थी कि मुस्लिम्स का अलग से एक पूरा स्टेट होना चाहिए, और मुस्लिम्स का वो जो स्टेट होगा, इसको क्या बुलाया जाएगा? पाकिस्तान बुलाया जाएगा। From the late 1930, the League had started to view the Muslim as a separate nation from the Hindus। मतलब ये बात बहुत पहले की है कि 1930 से ही मुस्लिम लीग ने मुस्लिमों को अलग देखना स्टार्ट कर लिया था, क्योंकि उनका ये मानना था कि जो इंडिया है वो एक हिंदू एक राष्ट्र है और मुस्लिम्स के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। The provincial election of 1937 seemed to have convinced the League that Muslims were a minority and may go unrepresented। साथ ही साथ 1937 में जब इलेक्शन हुए तो उसमें मुस्लिम लीग ने ये देखा कि मुस्लिम्स जो है माइनॉरिटी में है, मतलब काफ़ी कम है, उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, और इसी तरीके से वो अनरिप्रेजेंटेड, मतलब उनको कहीं पर भी मौका नहीं दिया जाएगा, उन्हें ऐसा ये चीज़ लगने लगी थी। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में कांग्रेस ने एक तीसरा मूवमेंट चलाया, उसका नाम पड़ा क्विट इंडिया मूवमेंट। गांधी जी ने ये डिक्लेयर कर दिया कि अंग्रेज़ भारत छोड़ो, ब्रिटिशर्स से उन्होंने कहा, क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया। और उन्होंने एक स्लोगन दिया गांधी जी ने, डू और डाई, करो या मरो। कांग्रेस ने 8 अगस्त 1942 को वो मिले, कांग्रेस के लीडर्स मिले और उन्हें क्विट इंडिया रेजोल्यूशन को पास कर दिया। और उसके दूसरे ही दिन 9 अगस्त 1942 को गांधी जी और कांग्रेस के कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स को ब्रिटिशर्स ने अरेस्ट कर लिया। कांग्रेस पार्टी को इलीगल मान लिया गया, मतलब कि ये पार्टी क्या है, अब आपकी इलीगल है और इसको भी अब चलने नहीं दिया जाएगा। इस मूवमेंट में बहुत सारे लीडर्स जुड़े, जैसे कि सुचिता कृपलानी, अरुणा आसिफ अली, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया। तो उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट को इन लीडर्स ने आगे बढ़ाया। ब्रिटिशर्स के सिंबल वाली जो भी जगहें होती थी, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे पोस्ट ऑफिस हो, चाहे पुलिस स्टेशन हो, हर जगह पे अब इंडियन पीपल क्या कर रहे थे? अटैक कर रहे थे। टेलीग्राफ लाइन को काट दिया गया, रेलवे लाइन को तोड़ दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया। जगह जगह पे पब्लिक बिल्डिंग पर नेशनल फ्लैग लहराने लगे। कुछ जगहों पर पीपल सेट अप देयर ओन पैरेलल नेशनल गवर्नमेंट सच एज तमलुक इन बंगाल। और कुछ कुछ जगहों पे तो लोगों ने अपने खुद के, मतलब अपने जो जैसे खुद की नेशनल गवर्नमेंट, उनकी जो अपनी खुद की सरकार थी, उसको उन्होंने स्टैब्लिश कर दिया। जैसे बंगाल में क्या हुआ? तमलुक गवर्नमेंट, महाराष्ट्र में सतारा, उसके बाद उड़ीसा में तलचर। गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से ट्राई किया कि इस मूवमेंट को क्रश कर दिया जाए, बर्बाद कर दिया है। साथ ही साथ इट वॉज वायलेंट, ये मूवमेंट काफ़ी क्या था? वायलेंट था, हिंसक था। एंड टोटली अनकंट्रोल सिंस द टॉप लीडर वर इन प्रिजन। अब ये मूवमेंट आपका क्या हो गया था? हिंसक हो चुका था, और कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े जो लीडर्स थे वो जेल में थे। तो आर्मी को बुलाया गया, ब्रिटिशर्स ने आर्मी को बुलाया, और आर्मी की मदद से क्या किया गया? इस मूवमेंट को सप्रेस कर दिया गया, दबा दिया गया। जगह जगह पे लाठी चार्ज किया गया, लाठी चार्ज हर जगह देखने को मिला। द मूवमेंट वॉज ब्रॉट अंडर द कंट्रोल, इट शुक द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल। ये मूवमेंट इतना बड़ा था कि जो ब्रिटिश रूल चला आ रहा था, जो साम्राज्य चला आ रहा था, जो रूल चला आ रहा था, उसकी नींव हिल चुकी थी। गांधी जी को फाइनली जेल से रिहा किया गया 1944 में, मेडिकल ग्राउंड्स पे, मतलब उनकी सेहत को देखते हुए उनको रिहा किया गया। नेक्स्ट टॉपिक, सुभाष चंद्र बोस एंड द आईएनए। सुभाष चंद्र बोस जो थे एक बहुत ही डायनेमिक, बहुत ही अच्छे लीडर थे, और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को 1939 में छोड़ दिया था, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के विचार आपस में नहीं मिलते थे। कांग्रेस को क्विट करने के बाद, छोड़ने के बाद, सुभाष चंद्र बोस ने एक पार्टी बनाई। द पार्टी विच ही मेड वॉज नोन एज ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। इस पार्टी का नाम क्या था? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। व्हेन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट, जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ,
He called up for the mass civil disobedience to protest against the Britain for involving India in the war without any consultation. तो सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या किया था, उन्होंने मास सिविल डिसोबीडियंस मतलब कि भारी जनता को बुलाया था और उन्होंने कहा जनता से कि हमें किसी भी तरीके से सरकार को डिसोबीडियंट कर मतलब उनको फॉलो नहीं करना है, और मतलब डिसोबीडियंस मतलब उनकी कोई भी बात नहीं माननी है और हमें प्रोटेस्ट करना है। क्यों प्रोटेस्ट करना है? क्योंकि ब्रिटेन ने भारत को युद्ध में जोड़ लिया और इंडिया से पूछा भी नहीं, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन ने इंडियंस को, भारतीयों को इन्वॉल्व कर लिया था और इंडिया से किसी भी तरीके से कंसल्टेशन मतलब राय नहीं ली थी। तो इस बात के लिए सुभाष चंद्र बोस जी ने ये कहा कि हमको मास सिविल डिसोबीडियंस करना होगा, भारी मात्रा में हमें सरकार के ब्रिटेन के खिलाफ में खड़ा होना पड़ेगा। हाउएवर लेकिन उन्हें कोई ज़्यादा सपोर्ट कांग्रेस पार्टी से नहीं मिला और ही वॉज पुट अंडर हाउस अरेस्ट बाय द ब्रिटिश, और उसके बाद उन्हें भी जेल में बंद कर दिया गया। हु कंसिडर्ड हिम एज अ डेंजरस रेवोल्यूशनरी। ब्रिटिशर्स सुभाष चंद्र बोस को अपना बहुत ही बड़ा दुश्मन मानते थे, क्योंकि एक वो बहुत ही अच्छे क्रांतिकारी थे, रेवोल्यूशनर थे, क्रांतिकारी थे, तो उनको बहुत ही खतरनाक क्रांतिकारी माना जाता था। 1941 में सुभाष चंद्र बोस किसी भी तरीके से एस्केप करने में मतलब जेल से भागने में कामयाब हो जाते हैं। ही मैनेज टू एस्केप फ्रॉम हिज कैलकटा होम, वो मतलब अपना जो उनका घर जहाँ पे था कलकत्ता में, वहाँ से वो भाग जाते हैं और किसी तरीके से कहाँ पहुँचते हैं? जर्मनी में। ही मैनेज टू एस्केप फ्रॉम हिज कैलकटा होम टू जर्मनी एंड रीच जापान, मतलब कैलकटा से सुभाष चंद्र बोस भागते हैं, मैनेज करते हैं, यहाँ से निकल जाते हैं, फिर जर्मनी पहुँचते हैं, फिर किसी तरीके से जर्मनी से निकलते हुए जापान पहुँचते हैं। किस साल? 1943 में। द इंडियन नेशनल आर्मी INA ऑल्सो कॉल्ड द आज़ाद हिंद फौज वॉज फॉर्म अंडर द कमांड ऑफ कैप्टन मोहन सिंह। इंडियन नेशनल आर्मी, जिसको आज़ाद हिंद फौज के नाम से भी जाना जाता है, वो बनाया गया, किसके अंडर में बनाया गया? कैप्टन मोहन सिंह की लीडरशिप में इसको बनाया गया। एंड कंप्राइज ऑफ द इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर। अब इस INA में इंडियन नेशनल आर्मी के मेंबर कौन होते थे? इसके वो मेंबर्स होते थे, वो भारतीय कैदी जिन्हें युद्ध में ज़बरदस्ती लड़वाया गया और हु हैड बीन कैप्चर्ड बाय द जापानीज़, जिन्हें जापानीज़ ने ज़बरदस्ती अपना कैदी बना के रखा हुआ था, भारतीय लोगों को, जो कि युद्ध, क्योंकि ब्रिटेन ने मैंने आपको बताया था कि ब्रिटेन ने ज़बरदस्ती इंडियन पीपल्स को अपने वॉर में शामिल किया था, आर्मी में भर्ती किया और उनको युद्ध लड़ने के लिए मजबूर किया। तो जो प्रिजनर, जो कैदी वहाँ पे फंस गए थे जापान में, तो वो कैदियों को इंडियन नेशनल आर्मी में भर्ती किया गया। इंडियन नेशनल आर्मी की एक महिला टुकड़ी भी थी, वुमेन रेजिमेंट भी था, जिसका नाम था रानी झांसी रेजिमेंट, विच वॉज लेड बाय कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन। और इस रानी झांसी रेजिमेंट की जो हेड थी, इसकी लीडर जो थी, वो कौन थी? कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन। सुभाष चंद्र बोस के आ जाने की वजह से इंडियन नेशनल आर्मी जो थी एक बार फिर से रिवाइव्ड हो गई, मतलब एक बार फिर से उसमें जीवन आ गया। रास बिहारी बोस ने हैंडेड ओवर द रीन्स ऑफ लीडरशिप। रास बिहारी बोस ने INA की पूरी कमान सुभाष चंद्र बोस को 1943 में सौंप दी। In 1944, INA attempted to enter India through the northeastern region by Burma. 1944 में इंडियन नेशनल आर्मी ने कोशिश करी कि भारत में वो घुस सकें, किस रास्ते से? बर्मा होते हुए वो भारत में एंटर कर पाएँ। However, the Japanese defeat in the Second World War resulted in the halting of INA march. और साथ ही साथ जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसमें जापान बुरी तरीके से हार गया था, जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि हॉल्टिंग इन दी INA मार्च, तो INA की जो टुकड़ी थी जो आ रही थी उसको ये रोकने में कामयाब हुए। अ लार्ज नंबर ऑफ INA सोल्जर वर कैप्चर्ड, बहुत सारे INA के जो सोल्जर्स थे, जो सैनिक थे, उनको पकड़ लिया गया। एंड ट्राइड बाय द ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे INA के सोल्जर्स को पकड़ लिया और ये ऐसा माना जाता है कि सुभाष चंद्र बोस एक प्लेन क्रैश में उनकी मृत्यु हो गई थी 1945 में। हालांकि इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन ये बिलीव किया जाता है कि सुभाष चंद्र बोस एक प्लेन क्रैश में मार दिए गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। इवन दो द INA फेल टू लिबरेट द इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश रूल, हालांकि इंडियन नेशनल आर्मी जो कि बनाई गई थी वो भारत को ब्रिटिशर्स के रूल से आज़ाद करने में कामयाब तो नहीं हो पाया था, लेकिन इसने ये जो इतना संघर्ष किया था, स्ट्रगल किया था इंडिया की इंडिपेंडेंस हासिल करने के लिए, वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है। और INA ने, इंडियन नेशनल आर्मी ने कुछ स्लोगन दिए थे, जैसे कि दिल्ली चलो, जय हिंद, जो कि काफ़ी इंस्पिरेशनल थे, जिससे कि क्रांतिकारियों को
काफ़ी प्रेरणा मिलती थी। दैट्स फॉर टुडे। थैंक यू।